4 महीनों में देश के 4 बड़े धामों में 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं 4 महीनों में। और कल इतना बड़ा हादसा हुआ है कि इंसानियत हिल गई है, लोगों का परिवार हिल गया है, कहानियों पर कहानियां आ रही हैं। कैसे कोई सोच के गया था लंदन जा रहा है, कुछ न कुछ तो उनका अपना एक प्लान होता है और वो प्लान बीच में रोक दिया गया। उसका कारण कौन है? क्या ये प्रकृति होती है जो आपके बारे में जो मशहूर है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस? साहब, मैं वो भी मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि हम ही अपने अपने बारे में अपने अपने कर्म स्थली को और अपने आसपास की चीज़ों को, उसकी सुरक्षा के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं इसके बारे में आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। एक तो हम मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा, राम भरोसे हिंदू होटल। मतलब क्या समझते हैं आप? एक कहावत बहुत चलती थी हमारे ज़माने में, कुछ भी नहीं होता तो बोले राम भरोसे हैं यार। हमारे यहाँ पर राम भरोसे रहना आदत पड़ गई है। अपने कर्म नहीं करते, सुरक्षा नहीं करते और बाद में जांच पड़ताल की बहुत बड़ी बड़ी कमेटियाँ बिठा दी जाती हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा मेरे एक शूटिंग के दौरान। आप भी सुनकर थोड़ा सा हंसोगे, लेकिन आपको रियलाइज़ भी होगा कि हमारी ज़िंदगी में जीने की एटीट्यूड क्या है। मुझे याद है एक बार मैं सॉन्ग की पिक्चराइजेशन कर रहा था, गाने की शूट हो रही थी और गाने में आजकल कुछ और सिस्टम है। उस ज़माने में बड़े बड़े स्पीकर आते थे, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ऐसे करके इधर पड़ा रहता था ताकि एक्टर आवाज़ सुने और फिर उसको लिप सिंक कर सके। मैंने देखा एक छोटा सा एक एक 3 फीट बाय 2 फीट का एक बड़ा सा स्पीकर सामने रखा हुआ था। उसके सारे के सारे जो उसके ऊपर एक कपड़े का जो एक वो रहता है, फिल्ट वो रहता है जिसमें से आवाज़ बाहर आती है, पूरा फटा था बीच बीच में ना। उसका अटेंडेंट को मैंने मजाक करके पूछा, मैंने कहा तुम लोग ये क्यों लेकर आते हो? तो ये दिखने में ठीक नहीं है, हालत भी ठीक नहीं है। तो बोला सर क्या करें सर, हमारे साहब को हम जब बोलते हैं ना सर इसको ठीक कर पाइए, तो वो बोलता है पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोलता है चलता है ना, चलता है ना, चलाओ। नो, यू सी, दिस इज आवर एटीट्यूड। विमान चलता है ना, चलाओ। यहाँ तक तो मैं नहीं बोल सकता इस विमान के बारे में जो कल दुर्घटनाग्रस्त हुई है, लेकिन साहब हमारे 1 नहीं 2 नहीं 10 केसेस हैं जहाँ पर सांप आके डंक मार जाता है, चला जाता है, सब खड़े हो जाते हैं, लाठी लेके पीछे भागते हैं, उसके बिल में घुसते घुसते के पहले कुछ नहीं मिलता उनको, और फिर बाद में वो लोग बोलते हैं अगला एक और केस होता है। हमारे यहाँ पर कल ही किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, सर हम यहाँ बड़े बड़े हादसे की होने की इंतज़ार करते हैं। वी वेट फॉर द बिग थिंग टू हैपन, देन वी स्टार्ट मेकिंग अवर सब टीम और कहते हैं जांच पड़ताल करो, मालूम करो कौन है जिम्मेदार। विपक्ष कहता है पक्ष की जिम्मेदार है, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो बोलता है ये, और ये साहब पॉलिटिकल जंग शुरू हो जाती है। लेकिन साहब आपको रियलाइज हुआ कहीं आपने कि आपने कौन सी मानवीय चूक की है? ये एक्सीडेंट ऐवे नहीं होते। और इस तरह का बड़ा कंपनी बोइंग, जिसके 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 दर्जनों कहो या सैकड़ों, मुझे नहीं मालूम, प्लेन चलते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, बहुत मशहूर कंपनी है। उस कंपनी के प्लेन हमें लेकर जाते हैं, हमें अच्छा लगता है उनके अंदर बैठने को। मैं भी जाता हूँ, लंदन में भी कई बार गया हूँ, अच्छा लगता है बैठकर। लेकिन अगर मालूम पड़े कि जिस चीज़ को आप अच्छा बोल रहे हो उसके अंदर उसकी सांस, उसकी धड़कन, उसकी उसके जो अंदर के वाइब्रेशंस या उसके अंदर की छोटी मोटी चीज़ों में कुछ खामी रह गई है। साहब जब फ्लाइट शुरू होती है ना, फ्लाइट की एक एक चीज़ की, जब तक आपको पता है, आप जब बैठते हो तो पहले पूरा का पूरा विमान को भी चेक करने के कर्मचारी आते हैं, एक एक सीट को चेक करके जाते हैं। उसके पहले फ्यूल भरा जाता है हमारे को,
और उसके पहले जब बैग आता है तो उसके पहले पूरा का पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को ठोक ठोक के देख देख के करता है, फिर ऐसा करके ऊपर करके ओके करता है, तब पायलट बोलता है ओके है। और यहाँ भी कहानी ख़त्म नहीं होती। पायलट और को पायलट जब बैठता है अंदर, जब हम लोग अंदर बैठ के अपने एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो पायलट जिसके सर के ऊपर 350 से लेकर 300 लोगों की 250 लोगों की ज़िंदगी उसके कंधों पर है, उसको चलाना है। आप सोचिए साहब उस इंसान की कितनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो आदमी कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कहने को तो मुझे ये भी कहा गया था सर, जब कभी भी झगड़ा होता है ना पीछे प्लेन में, कोई बातों में कोई पैसेंजर पिया होता है, पता नहीं होता है, वो कुछ शोर शराबा करके कुछ कहना चाहता है, डांटता है, तो साहब मैंने कभी भी नहीं देखा कि पायलट अंदर से बाहर निकलता है और वो आके बोलता है क्या हो रहा है आप यार, क्या कर रहे हैं ऐसा। मैंने पूछा था एक बार, किसी ने अच्छा जवाब दिया, बोला सर दे आर नॉट सपोज टू लुक बैक। उनके पास आजकल तो उन्होंने अटैक के चक्कर में पीछे से बना के रहेगा, बट दे आर नॉट सपोज टू स्पेंड देयर माइंड इन दिस पेटी झगड़े बिटवीन पैसेंजर्स, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी मशीनों को देखना होता है। फ्लाइट के पहले पहले चेक करना पड़ता है कि एक एक चीज़ की आवाज़ सही है, धड़कन सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी सही है, उसके अंदर फ्यूल बराबर है, वहाँ का नीचे का ये सिस्टम बराबर है। वो सर एक नहीं दो नहीं, दर्जनों सिस्टम्स होते हैं जिसको पायलट और को पायलट को देखना पड़ता है, और तब जाकर वो उड़ाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि टेक्निकल खामियों की वजह से थोड़ी सी देर हो रही है, वो टेक्निकल खामियां उसी वक्त ठीक करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा, और बीच में अभी तक तो हम वेट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर सब कुछ दर्ज हो जाता है। ये तो सिर्फ आप देखिए तो ये तो हार्डली 5 मिनट की भी फ्लाइट नहीं थी। 5 मिनट के अंदर 56 सेकेंड्स के अंदर प्लेन नीचे क्रैश हो गया, ऐसा उड़ा और ऐसा गिर गया, ये कभी नहीं हुआ आज तक। तभी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा, हिस्ट्री में बहुत बड़ा। वो लोग भी हैरान हैं। इवन कल के मैं इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पे बोल रहे थे, किसी को भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हुआ होगा उस 56 सेकेंड्स के अंदर, क्या हुआ होगा। 5 मिनट में प्लेन उड़ा, सब अपने अपनी राय दे, अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। सर नोज ऐसा नहीं हुआ सर, उसके ये इतना अच्छा प्लेन है कि इसका धीरे धीरे सब कुछ खुलता है और नीचे से पहिए अंदर जाते हैं, सब कुछ होता है, पायलट को मालूम होता है। लेकिन सर कल जो कुछ भी हुआ, मैंने भी चलाया है। एक बंदे कह रहे थे कि मैं भी चला चुका हूँ, मुझे भी मालूम है क्या है इसके अंदर सब, फिर भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि क्या हुआ होगा, नहीं कह सकते। क्या ये मानने की बात है कि नहीं कह सकते? यस, नहीं कह सकते। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, चलिए इस क्रैश को मैं यूं नहीं लेना चाहता, मैं इसको उठाना चाहता हूँ। ये बात को मैं सिर्फ इसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल, मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी, कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट इस प्लेन क्रैश के बारे में नहीं बोल सकता विदाउट सीइंग दैट ब्लैक बॉक्स और हियरिंग। सर वो अगर बोल सकता तो वो ये नहीं बोल सकता था कि 32 पैसेंजर से कितने हैं, उसमें से एक बंदा कैसे बच गया। कोई आदमी इसके बारे में बता सकता है? या किसी को पता है कि एक बंदा इतने लोगों की, पूरे के पूरे मर गए सब लोग, बड़े बड़े लोग, छोटे से लोग, और वो एक बैठा हुआ और वो बच गया, उसको खुद को भी नहीं मालूम कैसे बचा। यहाँ पर बात आती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सर ये बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने जो कुछ किया है वो हमारा, वो सिर्फ भगवान ही कर रहा है, भगवान ने उसको बचाया है तो भगवान ने सबको मार दिया है। नहीं, सब सोचने की आवश्यकता है। कल एक और बात भी मेरे सामने आई है जिसमें कहते हैं कि 2021 में एक नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम पड़ चुका होगा, विसल ब्लोअर जिसको बोलते हैं, जो खामियां निकालता है, बोलता है। साहब उसने इसके जो ड्रीम लाइनर जिसको हम कह रहे हैं बोइंग के, उसके बारे में उसने कुछ संदेह प्रकट किया था। उसने उसके बारे में कहा था सर इसमें कम जिसको हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ हुई हैं जिसके बीच के अंदर। सर इतना कितना, कल शायद पता नहीं किसने बताया सर, कितने करोड़ का है, 200 करोड़ के 2000 करोड़ का एक प्लेन होता है सर। उसके अंदर एक एक पार्ट्स की कितनी वैल्यू होगी। उसने 2021 से
बातें बताई कि, और इवन जो बोइंग कंपनी जो है खड़ी हो गई थी, और उनके बारे में उसने बताया कि सर इसके अंदर ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। और 2024 को, पिछले साल ही, रहस्यमयी ढंग से उसकी मृत्यु हो गई थी। वो कहीं पर होटल में आई थिंक मरा हुआ पाया गया था। क्या किया होगा? हटा दिया गया होगा उसको। सब लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं। वो आदमी अगर कुछ बताता है तो आपको कम से कम उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं वही बात रिपीट करूंगा जो हमारे हमारे जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग में वो स्पीकर के मालिक ने अपने उसको कहा, चलता है ना, चलने दो, जिस दिन बंद होगा मैं देखूंगा। हम वेट करेंगे कि जब प्लेन क्रैश होगा तो हम और प्लेनों की चेक करेंगे। नहीं साहब, अभी मुझे पता है सरकार खड़ी हो गई है, और मैंने अभी वो DCGA क्या बोलते हैं अब जो है, उन्होंने वो जारी किया है एक एक्शन कि सारे के सारे जितने भी बोइंग के विमान हैं उनकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल क्या होती है? इस बंदे के बोलने के बाद में भी जांच पड़ताल नहीं हुई ना, जो आदमी कह गया है। बस आप इससे अगर एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि हम 2 दिन से स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लोग भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े डिस्कशंस में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का डिस्कशन हो, चाहे वो आर्नब के चैनल का डिस्कशन हो, सब अपने अपने एक्सपर्टों को लाकर बिठाते हैं और वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हैरानी की बात है, हैरानी की बात है, 5 मिनट के अंदर वो प्लेन अभी तक टेक ऑफ भी नहीं किया था, वो ठीक करके गिर गया। ऐसा कभी नहीं होता साहब। तो इंजन खराब थे, वो खराब थे। लेकिन साहब इसके बीच में मैं एक और बात करूँगा, क्योंकि सब चीज़ें सामने आई हैं। एक बंदा 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद उसी फ्लाइट में आया था। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा उसको। उसका नाम शायद आकाश था, आकाश समथिंग। और उसने कहा कि सर मैं उसी प्लेन से 2 घंटे पहले मैं आया वहाँ से, और मैंने प्लेन में देखा, प्लेन में पूरा AC बंद था। हमने कंप्लेन भी की, मैंने उस वक्त वीडियो भी तैयार करके रखी थी कि मैं भेजूंगा। पूरा AC बंद था, लोग अपने मैगजीन यूज़ कर रहे थे हवा करने के लिए। मेरे आसपास बैठे हुए सीट के पीछे चीज़ों को उसने चेक किया, खामियां नज़र आई उसको। साहब यही प्लेन अगर दिल्ली से अहमदाबाद आता है, और अहमदाबाद के बाद में वो लंदन जाने वाला है, लंदन बहुत बड़ी बात है सर। 200-250 पैसेंजर्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल का जिम्मेदारी होती है, और लोग, इतने लोगों को साथ में लेने वाला वो प्लेन, अगर 2 घंटे पहले उसका AC बंद था, उसके अंदर ये मेल फंक्शंस थे, काहे को अलाउ किया उस फ्लाइट को, उड़ने को कैसे दिया गया? क्योंकि पायलट भी खुद हैरान हो गया होगा जब उसने उड़ने के बाद में, देखो टाइम होता है एक, आकाश में अगर प्लेन उड़ रहा है, आकाश में अगर प्लेन में कहीं उड़ते 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 अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंजन, लोग कहते हैं कि बर्ड भी हिट करता है इंजन के अंदर और इंजन ड्रॉप हो जाता है, साथ दूसरा भी इंजन रहता है वो भी संभालता है, और आकाश में जाकर अगर कुछ होता है तो वहाँ से भी बातें निकलती हैं। जैसे पिछली प्लेन के अंदर आपने देखा होगा, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पर टर्बुलेंस है, मुझे आपका स्पेस यूज़ करने दो, और बड़ी निर्दयता से उन्होंने मना कर दिया था। ये भी बहुत न्यूज़ बन गई थी। पायलट के पास टाइम यहाँ तो कुछ भी नहीं था साहब। यहाँ तो वो किसी को बोले, हाँ, उसने सिर्फ मे डे मे डे मे डे कहा, उड़ते ही उसने मे डे कहा। मतलब पहले तो आदमी की फ्लाइट जो होती है वो चलती है रनवे के ऊपर, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्लेन चलता है तो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि मैं भाग रहा हूँ शक्तिमान की तरह, झिक 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 झिक, और फिर धीरे से बहुत ही राजसी तरीके से वो आकाश में जाता है। सब उसी बीच में पायलट ने मे डे का दिया, और मे डे सबसे बड़ा इमरजेंसी वर्ड है एविएशन इंडस्ट्री में। जब पायलट मे डे बोलता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत ही इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं मुझे उतरना पड़ेगा। साहब ये भी कहते हैं कि इवन अधिकारियों को भी वो मे डे मैसेज मिला, उन्होंने फ़ोन वापस किया, बाद में वो पायलट नहीं बोल पाया, कुछ उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उसके सामने क्या, वो खुद भी हैरान कि प्लेन अभी 700 फीट भी नहीं गया है और नीचे आने लगा है, और सामने बिल्डिंग है, घुस गई बिल्डिंग के अंदर। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहना अभी ब्लैक बॉक्स ने है। ये जितने भी बड़े बड़े लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उनको भी ब्लैक बॉक्स को ही देखना पड़ेगा, और बार बार ये टीवी के न्यूज़ भी उसको सेंसेशनल बना देते हैं पूरा। ब्लैक बॉक्स कहाँ है,
किसी ने कहा सर वो ब्लैक बॉक्स गायब हो गए। मैंने किसने कहा? बोला सर वो लिख रहे हैं। ब्लैक बॉक्स कहाँ है सर? वो डेबरी के अंदर कहीं नहीं होगा और वो ख़त्म नहीं होता। उसको कितनी भी बड़ी आग लग जाए, वो सबसे सुरक्षित चीज़ होती है प्लेन की, काला बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर आप पायलटों की आपस में, को पायलट की आपस में आप बातें, उनकी टावर से बातें, वो सब बातें उनकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है और वो उससे मालूम पड़ता है, पल पल की जानकारी उसमें रहती है और उस बॉक्स को कोई आग नहीं जला सकती। जैसे हम कहते हैं आत्मा को ना आग जला सकती है ना पानी गीला कर सकता है, वो बॉक्स इतना स्ट्रांग बनाया है कि कितना भी बड़ा हादसा हो जाए आपको वो बॉक्स मिलेगा। उसी पर डिपेंड करता है पूरे वर्ल्ड का एविएशन इंडस्ट्री। साहब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी मरे हैं उनकी आत्मा को मैं भगवान को कहूँगा शांति दे, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी उम्मीदों से लेकर कितनी कहानियाँ धीरे धीरे सामने आई हैं। 300 लोग मरे हैं शायद, 290 के ऊपर। हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है। ये आदमी जो बच गया है वो ब्रिटिश का नागरिक था, वो इधर का नहीं था, आया था वापस जा रहा था। पर यहाँ पर हर छोटे से लेकर बड़े से लेकर किसी की कोई वाइफ जा रही है पति को मिलने के लिए, कोई लड़की को छोड़ने आया है उसको जहाँ वापस आना है, कोई कहानियाँ सबकी, इवन पायलट की कहानी। वो पायलट भी मुझे अभी मैंने पेपर में पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके घर के पास में ही कहीं वो रहते थे और उनके बारे में बहुत अच्छी बात कही गई कि वो जो थे वो छोड़ना चाहते थे इस नौकरी को। इतने हजार किलोमीटर की उनका अनुभव था उसको, उसके बाद भी वो बोलते थे मैं छोड़ूं, क्योंकि बता रहे थे कि उनकी फादर 88 ईयर्स के उनकी फादर की उम्र है और उनकी मदर की अभी डेथ हुई है, शादी नहीं की उन्होंने और वो चाहते थे कि फादर को मैं संभालने के लिए, क्योंकि प्लेन की नौकरी करते करते कुछ टाइम नहीं मिलता, वो फादर के लिए कह रहे थे। बीच में लोगों ने कहा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी। तो साहब हर आदमी की अलग अलग कहानी है, कहानी बनेगी, क्योंकि इस तरह के हादसों में कहानियाँ बहुत अपनी अपनी हर आदमी की, मैं तो उसको अगर मनुष्य छोड़ूं, मैं आत्मा के रूप में भी देखूं, ये सारी आत्माओं को एक ही जगह पर मुक्ति मिलनी थी। इसको मुक्ति वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बट इतनी आत्माएं एक साथ से 300 पीपल प्लेन में, कुछ इतने लोग 232 या 40 और ऊपर जो बिल्डिंग के जिसके अंदर घुस गए, जिसके अंदर हॉस्टल था, जिसमें वहाँ भी लोग मरे हैं, ये सारी आत्माओं को एक ही पल इसी वक्त रिलीज होना था। इस अंदाज से भी अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। खुदा भगवान सबका अपना अपना कर्म होता है, सबकी अपनी अपनी उम्र होती है, लेकिन जब एक साथ में सब लोग जाते हैं तो उसके पीछे क्या 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 भगवान की मंशा होती है, या ये एक्सीडेंट है, या कहीं मैंने अभी पढ़ा था कि एक्सीडेंट्स भी सर ऐसे नहीं होते, एक्सीडेंट्स के पीछे भी आपके पूरे पुनर्जन्मों का कुछ ना कुछ प्रारब्ध होता है। खैर ये आध्यात्मिक बात है, लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे एक साथ इतने लोग यूं करके चले जाते हैं, हुआ क्या होगा। वो सारी के सारे शरीर छूट गए, आत्माएं बाहर निकल गई, उन आत्माओं को भी आगे का सफ़र करना है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, काइंडली नोट द लैप्स ऑफ आवर कंट्री। हम बहुत ही महान कंट्री हैं, हम बहुत ही मेहनती लोगों से भरी हुई कंट्री है। हर आदमी अपने अपने काम में मेहनत करता है, बड़े बड़े अफसर भी अपने अपने काम करते हैं, लेकिन सारे अफसरों के बाद भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी मिस्टेक कर जाता है। आपने बीच में देखा होगा कि कैसे कैसे ट्रेन कैसे टकराई, जबकि वो कंप्यूटर उसको चेक कर रहा था। कंप्यूटर के पीछे आदमी बैठता है, आदमी का लैप्स है या कंप्यूटर का लैप्स है। कहीं ना कहीं ये कहानियाँ दोहराई जा रही हैं। इससे सीखो, बड़े हादसे के होने के बाद में जांच कमेटी बिठाते हो, जब 100 फीट का होर्डिंग गिर जाता है तो नेक्स्ट डे पेपर में लिखा जाता है कि होर्डिंग की साइज 40 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बम्बई में जितने भी होर्डिंग्स लगे पड़े उसके पीछे पड़ जाती हैं। ट्रेन का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई प्लेन गिरता है तो प्लेन के बारे में, और कोई अगर पूरा भूस्खलन में सुरंग के अंदर मर जाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल होनी शुरू होती है। मेरा ये मानना है, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, फायर फाइटर्स जब फाइट करके देखते हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम चल ही नहीं रहा था। सब कैसे हो सकता है? वाई?
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सब जानते हैं। आप प्रिवेंशन के ऊपर काम कीजिए। मैं हर तबके को, हर डिपार्टमेंट को कहूँगा, चाहे वो आग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेल का डिपार्टमेंट हो, चाहे प्लेन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ये म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे होर्डिंग्स का डिपार्टमेंट हो, मैं चाहूँगा कि वेट मत कीजिए कि हादसे हों तब हम बैठेंगे। साहब आपको 5 साल मिलते हैं, 2 साल मिलते हैं, आपका यही काम होना चाहिए। हर बम्बई के हर बिल्डिंग के अंदर घुस के आपको चेक करना चाहिए, बताओ आपका फायर फाइटिंग ऑपरेशन क्या है। ये अगर हो तो ये हादसे कम 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 वो हो जाएंगे, मतलब इसका नुकसान कम होगा। बिल्डिंगों में एक एक चीज़ की नोटिस, एक एक चीज़ की चेकिंग होनी चाहिए। गाड़ियों में जब जाते हैं तो लोगों को, गाड़ियों में भी लोगों को चेकिंग करते हैं, बहुत वो चेकिंग तो बहुत बड़े लेवल का काम करना बाकी है हमारे सारे सरकारी अफसरों को, सरकार को। मैं प्रशासन को ही कहूँगा कि ये प्रशासन क्यों नहीं सोचता कि मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, 4 धामों में सिर्फ श्रवण कुमारों को जाना चाहिए। क्यों एक 2 साल की बच्ची को उठा के माता पिता बद्री धाम, बद्रीनाथ, फिर उस केदारनाथ, गंगोत्री को देख, क्या करेगी वो बच्ची वहाँ पर जाकर। ये जगह दी हुई है कि आपके वानप्रस्थ आश्रम में जाकर आप माता पिता कहते चल बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे। ये मशहूर था और इसीलिए ये धाम बने हैं। और इन धामों को माफ़ करना, मैं बुराई नहीं करूंगा लेकिन फिर भी बुराई करूंगा। क्यों आपने टूरिस्ट स्पेस बना दिया, क्यों आपने बताया कि वहाँ पर होटल खुल गए हैं, वहाँ पर आपको इतना अच्छा मिलेगा, फिर उसकी वीडियो जारी होती है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। अच्छी बात है, ये ट्रेन का जो इनॉग्रेशन हुआ, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि कश्मीर को आपने जोड़ दिया। लेकिन साहब आप ये सोचिए कि आप में से कोई भी नीतिकार बोलो या कोई भी जो बंदा बैठा हुआ है हमारे, जो नीतियां बनाता है, देखता है, वो क्यों नहीं बोलता है कि सर 4 धामों को मत छेड़िए, वहाँ डिफ़िकल्ट है तो उसको डिफ़िकल्ट रहने दीजिए, उसको पेरिस, उसको हांगकांग, सिंगापुर और इस तरह की चीज़ों से, स्विट्ज़रलैंड से मत जोड़िए कि जहाँ पर एक एड कंपनी लिखेगी चलिए हम आपको दिखाते हैं बद्री धाम और इसका केस में आपको हम 10 मिनट में ऊपर पहुँचा देंगे हेलीकॉप्टर में। साहब ये मजाक है धामों के साथ। मैं वहाँ भी बोल चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर ये सब चीज़ों के पीछे सोचिए कि हर तबके के लोगों की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड करती है। 300 लोगों की जिंदगी पायलट के ऊपर डिपेंड करती है, पायलट से ज्यादा उस प्लेन की काबिलियत पे डिपेंड करती है। हाउ कैन यू टेक अ फॉल्टी प्लेन विथ 300 और 232 पैसेंजर्स एंड 10 क्रू मेंबर्स एंड 2 पायलट्स, हाउ कैन यू इवन फ्लाई। वो प्लेन 5 मिनट के अंदर नीचे गिर गया तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा मेल फंक्शन तो होगा ही, और वो मेल फंक्शन चेक नहीं हुआ, लोग बोलते किया होगा। मैं ये बोलूँगा, अगर मैं आकाश की बात मानूं, 2 घंटे पहले वो आया था दिल्ली से अहमदाबाद, उसके बाद ये प्लेन शुरू हुआ, तो कहाँ टाइम मिला आपको चेक करने को। प्लेन तो आया होगा, रुका हुआ, उसको सफाई की गई होगी, वो किया होगा। वही प्लेन जो बोलता है मैंने देखा उसमें एयर कंडीशन नहीं चल रहा था। आप कैसे इतनी आप डिले कर दीजिए। कई बार हम रुके हैं, एयरपोर्ट पर पड़े रहते हैं, टेक्निकल खामी है। साहब कहीं ना कहीं मैं एक ही बात बोलने के लिए आया हूँ कि देश के लोगों को, देश के जो प्रशासन है, देश के जितने भी बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटी होवे या होम मिनिस्ट्री होवे, इन लोगों को सर प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। जांच पड़ताल, सब जांच पड़ताल एक मजाक वर्ड बन गया। मुझे आज तक किसी भी जांच पड़ताल कमेटी की रिपोर्ट देखने को नहीं मिली, जबकि हर नागरिक का हक है, जिसके परिवार गया है उसके ऊपर जो जांच पड़ताल होती है, क्या उनको बताया जाता है? नहीं साहब, वो डॉक्यूमेंट है जो अंदर करेंगे, मालूम पड़ा अरे तुमने किया है, वो आदमी पैसा दे के छूट जाता है, मरने वाला चला गया, उनको बताने की किसी की जहमत की, किसी की वो भी नहीं है कि साहब हमने मालूम किया है। ये करिए साहब, लोगों को बताइए आप कर क्या रहे हैं और करिए साहब। डू समथिंग अबाउट योर सिक्योरिटी को राम भरोसे मत रखिए, या वैसे मत करिए जो वो स्पीकर वाला मालिक बोलता है अरे चलता है ना। साहब मत करिए, लोगों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है। और अगर आप सरकार में हैं, अगर आप बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आपका काम है हम लोगों की सेवा करना। हम लोग मतलब हम लोग नागरिकों के पैसे से पूरे का पूरा आपको सैलरी मिलती है। हमारे पैसों से म्यूनसिपैलिटी के में अंदर कफन में इतना ज़्यादा पैसा आता है। साहब यूज़ कीजिए उसको, देखिए कि नाले ठीक है कि नहीं। बारिश का इंतज़ार मत कीजिए,
भर जाता है तो फिर बोलेगा देखो पहली बारिश ने कमर तोड़ दी। क्यों होता है साहब? आप पहले से क्यों नहीं तैयार रहते? मैं शिकायत करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए। मैं यही कहूँगा कि कोई भी आदमी यही बोले कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जो आदमी ने गलती की उसको आप छोड़िए मत साहब, और सिर्फ उसको दंड मत दीजिए, जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको ठीक कीजिए। 100 फीट की होर्डिंग नहीं बननी चाहिए, तो वो पहले से बना होना चाहिए था। तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स बिकम रियली अ वर्कर, not a leader. Leader is different, worker is different. Do something about our safety of our country.